मीटिंग है एक फॉर्मल तरीके से इसी प्रकार से कि पीसी के माध्यम से वो लगातार होती है, जिससे जो प्रमुख विषय हैं और मुद्दे हैं शहर के, वो कुछ आदान प्रदान भी होता रहे, और जो आप प्रशासन से किसी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार की अपडेट या और कोई किसी प्रकार की आप असिस्टेंस चाहते हैं, वो हम आपको समय पे उपलब्ध कराते रहें। तो अगर आपके कुछ किसी प्रकार का कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप बात कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जैसा जो मुझे अगर कुछ बताना होगा तो फिर मैं उसके बाद वो भी बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ डीसी थे जो अमित खत्री जी, जी वो मासिक प्रेस वार्ता करते थे। जी वो बताते भी थे इस महीने हमने ये किया है और अगले महीने ये करेंगे। और अगले अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताते थे हमने इतने परसेंट कर लिया, इतने परसेंट नहीं कर पाए हम्म और इन कारणों से नहीं कर पाए। हम्म और वो मंथली ही करते थे, लेकिन हम्म आपके समय में ये व्यवस्था नहीं होता। देखो, ये अब मेरे समय में नहीं हुई, मेरे से पहले एक डीसी तो उनके समय में नहीं हुई, उनसे पहले एक डीसी तो उनके समय में नहीं हुई। तो मेरा देखिए आपसे आग्रह है कि किसी एक डीसी को दूसरे डीसी से कंपेयर ना करें आप। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी आज के बाद ये कोशिश रहेगी कि हम इसी प्रकार से मंथली मिलें, हर महीने मिलें, और इसी प्रकार से जो शहर के, समाज के और बाकी प्रशासन से संबंधित कोई मुद्दे हैं, उन पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो मेरा विषय यही था, सबसे पहले ही मैंने वार्ता अपनी इस बात से चालू करी है कि हम ये आने वाले समय में करते रहेंगे। और वो फॉर्मेट किस तरीके का, वो इसी प्रकार का रहेगा कि जो हमने किया है, वो हम आपको बताएँगे, जो करने वाले वो भी बताएँगे, और उससे संबंधित आपके कोई सवाल है, उनका भी जवाब। सर, 2 विषय मैं रखना चाहूँगा आपके इन शहर को लेकर। एक तो सरकार की भी गाइडलाइन है, बोर्ड से भी कुछ डायरेक्शन हुआ था कि जो एकेडमीज़ हैं, हुँ, शिक्षण संस्थान है जो स्कूलों के अलावा, हुँ, वहाँ पे तमाम प्रकार की सुविधाएँ, शिक्षा की व्यवस्थाएँ नहीं है, लेकिन वो जस की तस चली गई। और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि जिन शहर के चारों ओर लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहे हैं, हुँ। तो उनको लेके क्या सीएलयूज़ हुई हैं दोनों या वो जी, अवैध? मैं दोनों ही चीज़ों का जवाब देता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि सरकार ने भी पीछे ही एक कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पॉलिसी निर्धारित की है, जिसमें डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तो उसमें हमें एक पूरी प्रोसेस है, एसओपी दिए हुए हैं, जिसके तहत हमने जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जो आपको दिखता होगा इनफॉर्मल तरीके से, मेरे पास पीछे भी शिकायतें आती रहीं कि इनफॉर्मल तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उसमें सुविधाओं का अभाव है। लेकिन एक मैकेनिज़्म, कॉन्क्रीट मैकेनिज़्म ना होने के कारण हम उन पे किसी प्रकार की ज़्यादा कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर पाते थे, सिर्फ़ लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से ही देख पाते थे। लेकिन अब चूँकि सरकार ने एक पॉलिसी का निर्धारण कर दिया है और उसकी कमेटी गठित कर दी गई है, उसकी कमेटी की मीटिंग जल्दी ही करेंगे। उस कमेटी को एक्टिवेट करके हम सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, आम जन को भी, या कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं, हम उनको मौका देंगे जी, आप ये कागज़ पूरे करके, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद वो भी बाध्य होंगे और हम भी बाध्य होंगे उन जो मानक होंगे रजिस्ट्रेशन के, उनको फ़ॉलो करने के। तो इस पे कंट्रोल उन पे करना और ये सुनिश्चित करना कि किसी प्रकार का वहाँ पे किसी से जालसाज़ी ना हो, धोखेबाज़ी ना हो, या फिर किसी और सुविधाओं का अभाव के चलते किसी बच्चे का भविष्य हो, किसी का फ़िज़िकल नुकसान हो, इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, जिससे ऑब्वियसली एक समाज में भी गलत मैसेज जाता है। तो वो हम जल्दी ही सुनिश्चित कर लेंगे। मेरा मानना है जब हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं इस बारे में आपको ये अपडेट दे पाऊँगा जी, इतने कोचिंग सेंटर रजिस्टर हो गए और हमने उन चीज़ों को इनके लिए बाध्य कर दिया है। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने ये कहा कि इस बारे में देखिए, मैं आप सभी के संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो जितनी भी अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं आपको कुछ नाम भी लेना चाहूँगा जिनके लिए मैं पर्सनली भी ये मानता हूँ कि जी इसको हटाना चाहिए, और ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू भी है, समाज के लिए भी इश्यू है। बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड से लेकर सफीदो रोड तक, और फिर सफीदो रोड के दोनों साइड, अगर आप अब यहाँ सफीदो रोड पे उतर के आप अगर टुवर्ड्स आप पीलूखेड़ा जाते हो, तो आपको दोनों साइड दिखता है अवैध कंस्ट्रक्शन है। इसमें 2 कारण रहे कि जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा इसमें कार्रवाई नहीं कर पाए। पीछे अभी जो करंट डीटीपी हमें मिले थे, वो किसी कारणवश वो 2 महीने छुट्टी चले गए अर्न्ड लीव लेके। उनसे पहले जो एक डीटीपी थे, उन्होंने कभी भी ख़ास इस जींद की और कभी विषय पे इस पे ध्यान नहीं दिया कि जी क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पास 4 जिलों का चार्ज था और वो हमेशा उन्होंने कहा जी मैं आने में अक्षम हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो ये दोनों ही मुद्दे माननीय डिप्टी स्पीकर साहब के सम्मुख भी रखे गए थे, और उन्होंने एक ऑफ़िशियली उनको एक चिट्ठी भी जारी की थी, डिस्प्लेज़र भी दिया था। प्रशासन की ओर से भी उन्हें डिस्प्लेज़र दिया गया था, और यही सारी चीज़ें जो डायरेक्टर महोदय के सम्मुख जो हैं ये रखी गई थी। और पीछे क्योंकि ग्रैब 4 भी लगा हुआ था, ग्रैब 4 में आप सभी जानते हैं कि वो प्रदूषण के चलते उसमें किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन हम नहीं कर सकते। अब वो दोनों चीज़ें हट गई हैं। मेरी कल भी माननीय डायरेक्टर महोदय से बात हुई है। पानीपत के जो हमारे डीटीपी हैं, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, और ये आप सभी के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है।
किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई वो नहीं है, पक्षपात नहीं है। जितनी भी अनाधिकृत अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जो ग्रेफ 4 का और डीटीपी ना होने का फ़ायदा उठा के लोगों ने कर लिया, सभी को समतल कर दिया जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी के पास कोई एनओसी नहीं है, किसी के पास कोई परमिशन नहीं है, किसी के पास कोई सीएलयू नहीं है। ये सिर्फ़ अवैध कंस्ट्रक्शन है जो एग्रीकल्चर लैंड पे, खेती योग्य भूमि पे अवैध तरीके से कॉलोनी काटी गई है। इस बारे में प्रशासन पूर्णतः सीरियस है। कार्रवाई ये इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सक्षम अधिकारी जो है, वही ज़िले में हमारे पास हमारे डिस्पोज़ल पे मौजूद नहीं था। लेकिन अब क्योंकि चार्ज दे दिया गया है, तो उसमें मुझे लगता है अगले जैसे ही वो मुझे मेरा मानना है 1 या 2 दिन में वो जॉइन करेंगे, पानीपत के जो डीटीपी हैं, उनके जॉइन करते ही नोटिस दिलवाया जाएगा, तो नोटिस की जो अवधि होती है हफ्ते या 10 दिन की जो भी होती है, उसके बाद आपको वही मेरा यही कहना है कि जी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको इसमें अच्छी कार्रवाई देखने को मिल जाएगी। साहब जी मेरा एक सवाल है जी। कि नगर परिषद के में को जो है ना पार्क बहुत दे दिए जाते हैं और जो ठेकेदार है मैंने अभी भी एक पार्क है हमारा अटल पार्क जो है सरकार की बहुत बड़ी योजना है अभी उसका मैंने वीडियो भी काफी चलाया मैंने वहां पे मतलब कम से कम भी 5 मौत हुए के कह सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों ने आपके नाम संदेश भेजा है वीडियो के अंदर उसमें कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है 80,000 रुपए महीना जो है नगर परिषद ठेकेदार को पे कर रही है तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है उस पे आप थोड़ा सा संज्ञान में मेरा ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये मुद्दा जो है वो पीछे माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय के एक साथ मीटिंग में भी ये मुद्दा सामने आया था और उसमें निर्णय यही हुआ था कि जितनी भी संस्थाओं को हमने इस प्रकार के पार्क दे रखे हैं, उनका एक रिव्यू कर लिया जाए। उस मीटिंग में डीएमसी महोदय भी मेरे साथ मौजूद थे और हमने यही निर्णय लिया था कि पहले जिनको हमने संस्थाओं को दे रखे हैं पार्क, उनका एक रिव्यू कर लिया जाए और जो जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, उनके साथ आगे हम अपना कोई भी अनुबंध है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, वो करें और जिन संस्थाओं ने हमारे साथ अच्छा कार्य नहीं किया है, उनको हम ब्लैकलिस्ट ही कर दें, आने वाले समय में उनको किसी प्रकार से पार्क के रख-रखाव का उनको दायित्व ना दिया जाए। दायित्व तो देखिए क्योंकि ये बेसिकली एमसी का होता है, लेकिन हम चाहते हैं सामाजिक संस्थाएँ, आरडब्ल्यूएस हैं, नागरिकों की संस्थाएँ हैं, तो वो भी इसमें एक हिस्सेदार बनें, पार्टिसिपेट करें इसमें, इसमें अपनेपन की फीलिंग आती है। तो वो आपकी बात जायज़ है, लेकिन उसमें हम चर्चा कर चुके हैं और इसमें ज़रूर कार्रवाई मैं करेंगे। ये कहना चाहती हूँ साहब जी कि एक बार आप अपने लेवल पे जी। तुरंत प्रभाव से उसकी आप एक बार जांच करवा लें नहीं तो वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता आप है अटल पार्क की बात कर रहे हैं? अटल पार्क ठीक। की साहब जी 5 कुएं हैं बिल्कुल बच्चे 12-13 बच्चे वहाँ गिर चुके हैं उसके बाद वहाँ पे वायर खुली पड़ी है हुँ, खाली एक झाड़ू लगा देने से संस्था ओके। का काम पूरा नहीं होता मैं है पीछे गया था लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं आया। मुझे अब नहीं मैं थोड़ा आपको समय तो हो वीडियो गया। अभी भी ठीक मैंने है, नहीं बढ़ाया आपकी अभी बात 10 मानता दिन हूँ, पहले कोई शौचालय दिक्कत भी नहीं। नहीं है सर, सबसे बड़े एक अच्छा खाली वो शौचालय भी नहीं है छोटी छोटी बच्ची नहीं, बुजुर्ग शौचालय है लेकिन नहीं वो ताला है, लगा आप हुआ है सर देखो इतना बड़ा जी, शौचालय हैं। जिस समय मैं गया था उस टाइम भी ताला लगा था। मैंने उनसे कहा था जी आप इसको चालू कर दो। मैं एक बार देख लेता हूँ क्यों नहीं हुआ है, वो उसको हम संज्ञान उन्होंने में सिनेमा के रखेंगे। पास भी सामने सर शौचालय बंद कर रखा था लोग लगा रखे हाँ, सर एक शौचालय जलवंत मुद्दा है एक पर एक 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 सर एक जलवंत मुद्दा है जो जलवंत मुद्दा है वो बनवाने का जी, मिला हुआ है जी। करप्शन का मामला हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करे देखिए अभी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये एक सरकार की ओर से एक चिट्ठी आई थी जिसमें जीन के 12 पटवारियों का नाम था और उनके नाम के आगे भी कुछ लिखा हुआ था कि इस प्रकार की चीज़ें ये करते हैं। अभी हमने प्रशासन को हमें थोड़ी-सी क्लैरिटी की आवश्यकता है सरकार से लेने की कि किस प्रकार से इनके इनके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार से सुनिश्चित करें। कार्रवाई से पहले क्योंकि एक इंक्वायरी जाँच भी करनी होती है, तो सरकार ने अगर इस प्रकार की कोई चीज़ कर रखी है, तो हम उसको ज़रूर लेंगे और संज्ञान में और जो हमने उसकी प्रोसेस इनिशिएट कर दी है, हमारे क्योंकि एक फाइल का एक प्रोसेस होता है, उसको इनिशिएट कर दिया गया है, तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी, वो ज़रूर सुनिश्चित करेंगे, उसमें कोई दो सर राय नहीं है। आपके किसी भी कार्यालय का उदाहरण लिया जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कार्यालय का उदाहरण लिया जाए तो पब्लिक डीलिंग की जो सीट है जिसको पेइंग सीट कहते हैं उस पे अगर पीछे मैं पीछे 25 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ वही बंदे उन सीटों पे घूमते रहते हैं वो मोटर व्हीकल पे वही आरसी लग जाता है घूम फिर लेकिन जो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो केवल डिस्पैच कलर पे ही रिटायर हो जाते हैं तो उनको कभी इस तरह मौका नहीं मिलता देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो कि प्रशासन की नज़र में कोई सीट पेइंग या नॉन पेइंग सीट नहीं होती है, हमारे लिए तो लगभग सारी सीटें एक बराबर होती हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने जिस प्रकार से कहा, ये मैंने भी इस प्रकार से देखा है कि कई लोग पिछले काफ़ी सालों से हैं, पीछे हमने कुछ ट्रांसफर्स किए थे और ऐसे लोगों को हटाया था, आपने शायद आपके संज्ञान में आया हो। ये हम रूटीन में करते रहते हैं और मेरा ये मानना है कि हम हर 6 महीने में ट्रांसफर करें। तो आप ये भी हो सकता है कि हमारी एक हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि जी कोई पेइंग सीट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अधिकारी या कर्मचारी कॉम्पिटेंट हो और वो अच्छा काम भी कर रहा हो। वो गिने तो चुने ही लोग होते हैं सर वो ये जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल आरसी जींद है वो आरसी ट्रांसफर होकर स्पीडो चला जाता है स्पीडो से फिर वो 6 महीने नहीं ऐसा नहीं, हमने पीछे देखो आप मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बार जो पीछे हमने ट्रांसफर्स किया, आप उसकी लिस्ट एक बार ज़रूर देखो। हमने कुछ ऐसे लोग भी जो शायद कभी आरसी और डीएलसी ने हमने शुरुआत ही इस तरीके से की थी, जो कभी नहीं रहे, उनको लगाया जाए जैसे क्योंकि आपका जो सबको सरल टेंडर कॉमन भी आप देखेंगे होना ना सर चाहिए। आपका जो जिनका जो सरल टेंडर है
बाहर जो टाइपिस्ट वाले जो दलाली वाले सब लोग हैं वो उनकी सीटों पे घूमते दलाल रहते हैं। दलाल सीसीटीवी काफी फुटेज सही है बहुत ज़्यादा दलाल लोग हैं। वो दलाल बाहर जैसे लाइसेंस है वो देखो 1 मिनट में मैं छुड़वा आपसे देते एक हैं। चीज़ और कहूँगा कि हम जनरल कोई बात ना करें, दलाल सक्रिय आप मुझे नाम दो, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई जी, आप वो करूँगा। सीसीटीवी फुटेज देखो सर्वर के अंदर की आप। आप मुझे नाम दो ना कि दलाल को ये आदमी दलाली कर रहा है, आप मुझे नाम दो, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई ये करूँगा। बाहर बैठे हैं लगभग इस तरीके ऐसे नहीं होता ना, कोई कहते हैं कमरे में जो बैठे हैं सारे एक जैसे हैं, चलो सूची ऐसे सौंप देंगे आप। नहीं। सूची दो, आप उसमें कार्रवाई करें ना। दूसरी बात, जहाँ तक आपकी बात है कि जिन कुछ ही लोग उस सीटों पे घूमते रहते हैं, उनका हम ड्यू कॉग्निजेंस लेके उन ट्रांसफर इस प्रकार से करेंगे कि नए लोगों को जो मौका लोग मिले। कॉन्टैक्ट बेस पे कर्मचारी हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। इसका ध्यान रखेंगे। सर, जब पुराना बस अड्डा की जो है खाली ये बिल्डिंग उधर तो है ही, तो वहाँ ना शहरी रहते हैं, हुँ। तो उसमें मैं ये ऐसी व्यवस्था नहीं हाँ, की मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ इसमें। इसमें हमने 2 चीज़ें प्लान करी हैं कि क्योंकि ये बिल्डिंग जो है अभी भी रोडवेज़ के अधीन आती है। तो रोडवेज़ से हमने एक प्रपोज़ल माँग लिया है कि इस बिल्डिंग को आप कंडेम कराने की प्रोसेस इनिशिएट कर दें। प्रोसेस में चालू करने में ऐसा कार्रवाई करनी होती है। देखिए, पीडब्ल्यूडी बी&आर जो है इसको कंडेम घोषित करेगा। कंडेम घोषित करने के बाद इस बिल्डिंग को हम डिमोलिश कर देंगे। इसके साथ-साथ हमारे इसमें 2-3 प्रपोज़ल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए हैं। उसमें हमारा एक तो कोशिश ये है, माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसमें एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाए, जो लोगों को, जो जींद के लोगों को एक सुविधा प्राप्त हो सके। इसके साथ-साथ एक प्रपोज़ल इसमें ये भी है, क्योंकि ये करीब 14 या 16 एकड़ ज़मीन है ये। इसमें एक प्रपोज़ल ये भी है कि इसमें एक ऑडिटोरियम भी आ सकता है, अच्छा, जो कल्चरल एक्टिविटी किसी को करनी है, तो वो ऑडिटोरियम यूज़ कर किया जा सके। तीसरी एक चीज़ हम इसमें ये चाहते हैं, तीनों प्रोजेक्ट एक साथ भी आ सकते हैं इसमें, कि कुछ हिस्से में, क्योंकि आप देखते होंगे जींद का जो फायर स्टेशन है वो शहर के अंदर है। तो हम उसको कोशिश ये करते हैं जेडी 7 पे किसी प्रकार से आ जाए, सो दैट, क्योंकि जेडी 7 आपका मिनी बाईपास है, तो आने वाले समय में लोगों को वो भी सुविधा मिलेगी। इसके साथ-साथ हमने पीछे, और मैंने और माननीय जो हमारे एसपी महोदय हैं, उन्होंने भी, हम लोगों ने ये कोशिश करी है इस प्रकार की कि हम इसमें कुछ राहगिरी टाइप का कोई एक्टिविटी चालू करें, सो दैट ना, राहगिरी में हम पब्लिक क्लेम करती है उस जगह को। तो कोई अगर कोई नशेड़ी व्यक्ति है इस प्रकार का है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, कोई असामाजिक तत्व है इस प्रकार के, और उन लोगों को बाहर निकाल के हम पब्लिक को इस प्रकार की चीज़ सौंपे। तो उसमें पहला हमारी कवायद यही है कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाए। क्योंकि कंडम है, किसी काम की नहीं है, अदरवाइज़ भी नुकसान हो सकता है, और अदरवाइज़ एक बार डिमोलिश होने के बाद ये शहर के लोगों के काम आ सकता है। तो कवायद गाँव चालू के है। अंदर जितने सार्वजनिक शौचालय हैं, लाखों रुपए से बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी हालात देखने को बिल्कुल सराहनीय तालाब के शौचालय की बात करें तो लंबे समय से हालात खराब हैं। इसका एक असेसमेंट हम करें। देखिए, पीछे भी ना अभी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी जो सभी डीसीएस की, उपायुक्तों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये बात आई थी। और उसमें हमने खासकर इस बारे में ध्यान देना है कि एक तो वो टॉयलेट चालू हों, और वो खासकर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग-अलग हों, और दोनों सफाई होती रहे और सुचारू रूप से चालू हो। तो इसकी एक, मैं थोड़ा जवाब दे दूँ, तो इसकी हमने एक कवायद चालू कर दी है। डीएमसी साहब के साथ मेरी मीटिंग हो चुकी है। हम सभी इस प्रकार के टॉयलेट आइडेंटिफ़ाई करके और सभी को चालू कर रहे हैं। कुछ सैनिटेशन स्टाफ की कुछ कमी का वो ज़िक्र कर रहे थे, लेकिन हम पूरा सुनिश्चित करेंगे कि सुचारू रूप से चलेंगे। सर, जींद में मेडिकल कॉलेज पिछले 10 साल से बन रहा है, वो कब तक चालू होनी चाहिए? देखिए, जितना उत्सुक आप हैं, उतना ही उत्सुक मैं भी हूँ। उसमें एक छोटी-छोटी कोई टेक्निकल हिच होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बना रहा है उसको, और ये पीडब्ल्यूडी की एक विंग है हमारी, एचएसआरडीसी, वो इसको कार्यान्वयन कर रही है। इसमें पीछे एक छोटी-सी समस्या थी पानी से संबंधित, क्योंकि एचएसवीपी के जो भूमि है, वहाँ से इनका पानी का इंतज़ाम करना था। तो लगभग हमारा फाइनल स्टेज पे वो हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही ये रिक्रूटमेंट सरकार ने करनी है, जो भी डॉक्टर, नर्सें जो भी भर्ती होंगे, तो मेरा मानना है अगले 6 से 7 महीने में शायद हम ओपीडी तो ऑपरेशनल करने की स्थिति में आ जाएँगे। डीसी साहब है, जो डिप्टी स्पीकर सर के साथ आपने पार्किंग की साइट का एक विजिट किया था अभी आपने, लेकिन वो ऑलरेडी सर सी एंड डी टाइप वेस्ट के लिए निर्धारित जगह है, तो क्या आपने उसको रिप्लेस कर दिया नहीं, कहीं वो और? देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये जानकारी ठीक नहीं है। वो सीएनडी वेस्ट के लिए निर्धारित जगह नहीं है। अभी क्योंकि सीएनडी वेस्ट कोई भी एमसी, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी नगर पालिका, कोई भी परिषद बिना एनजीटी की परमिशन के किसी भी जगह को, किसी भी भूमि को सीएनडी वेस्ट के लिए निर्धारित नहीं कर सकते। एक्चुअली चीफ सेक्रेटरी सर की मीटिंग में डीसी साहब आपसे पहले जो थे, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी है, इसलिए मैं आपसे क्या रिपोर्ट सबमिट करी है? कि सी एंड डी टाइप की जो वेस्ट के लिए ये साइट निर्धारित की हुई है सर। नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं आपको बताता हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट में सीएनडी वेस्ट के लिए अभी कोई भी डंप करने के लिए निर्धारित कोई जगह नहीं है। क्योंकि उद्देश्य सिर्फ सीएनडी वेस्ट को डंप करने का नहीं होता, या सॉलिड वेस्ट को डंप करने का नहीं होता, उसको प्रोसेस करने का होता है, उसको रिसाइकिल करने का होता है। तो अभी तक जींद शहर में सीएनडी वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कोई भी प्लांट नहीं है, और जहाँ तक मेरा जानना है, जानता हूँ मैं, वो परमिशन भी नहीं है।
तो अभी ये पीछे, क्योंकि पीछे हमने विजिट भी किया था, ये जो सीएनडी वेस्ट जो आपको दिख रहा है, ये रोड का वेस्ट है, जो पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाते समय पुरानी रोड को उखाड़ के यहाँ डाला है। और आपसे बात करने से आने से पहले मैं उन्हीं से फ़ोन पे एक्सचेंज साहब से बात करके आया हूँ। 1 हफ्ते का उन्होंने समय माँगा है कि उस पूरे वेस्ट को ये हटा के प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि जींद में कोई प्लांट नहीं है, तो शायद किसी और डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे। ये जगह खाली हो जाएगी और इसमें जो भी हम प्लान कराएँगे पार्किंग का या किसी और प्रकार से इसको यूज़ करने का, उसको हम कवायद चालू करेंगे। जिस हिसाब से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अपने सीवरेज की पाइप दबाए या पानी की सप्लाई की पाइप दबा के सड़कों उखाड़ दी जाती हैं, गलियां उखाड़ दी जाती हैं और यूं भी छोड़ दी जाती है। नया उदाहरण मैं आपको बता दूं, अभी वहाँ जो रोहतक रोड है बाईपास फ्लाईओवर के पास, अभी 6 महीने से सड़क जो उखाड़ी हुई है, लोगों को बड़ी परेशानी है। एक तो ये विषय कि आपने बना दिया तो तुरंत उसका महीना भी जो कम से कम समाधान रहे। इसमें दूसरा साथ ही मेरा एक सवाल है कि जुलाना को वो मंडला दर्जा दिए करीब 1.5 से 2 साल हो गया, एसडीएम बैठ गया, वहाँ मिनी सेक्रेटरी बनने का जो प्रोसेस है या सिविल जो है अस्पताल को बनाने का है, ये प्रक्रिया पाइपलाइन में है या कोई योजना है या नहीं है? मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इसमें पहला तो जो आपने सवाल जो रेज़ किया है, पब्लिक हेल्थ को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमने जिला प्रशासन की ओर से दे रखे हैं कि जो भी पाइपलाइन उन्होंने दबानी है, उसी एस्टीमेट में उन्होंने उस गली को या सड़क को जो भी तोड़ते हैं, उसको रिले करने का भी उन्होंने एस्टीमेट उसी में लेना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, 2 विभाग आपस में से पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पब्लिक हेल्थ पाइप डाल के कहते हैं जी पीडब्ल्यूडी बनाएगा। इस क्योंकि लेकिन आम जनता को परेशानी होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कवायद चालू कर दी है। कोई अगर एक जो आप केस बता रहे हैं, ये आप मुझे अलग से बता देना, मैं इसमें एक बार देख लेता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाईपास है तो अपना फ्लाईओवर आगे से मैं समझ गया आपकी बात, मैं एक बार देख लेता हूँ। इसमें इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। अगर है तो मैं पब्लिक हेल्थ को इंस्ट्रक्शंस दे दूँगा, इसको जल्दी से ही पूरा करें। इनका दूसरा सवाल भी है, दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। जुलाना सब डिवीज़न बन गया है, पीछे क्योंकि 2 इलेक्शंस बीच में रहे, तो उसमें इलेक्शंस के चलते हम बहुत ज़्यादा बाकी कुछ कार्रवाई में नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ से मेरे ऑफ़िस से आई थिंक पिछले महीने हमने डायरेक्शंस दी है एसडीएम साहब को कि इसके लिए एक रेवेन्यू के लिए जो हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसकी मलकियत की एक उपयुक्त भूमि तलाश लें, जिस पे हम सब डिवीज़न के साथ-साथ एक मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के साथ-साथ रेजिडेंसीज़ भी अधिकारियों के लिए आएँ। और क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंसर्न डीएसपी हैं, उनको ही बिठाना होगा और हम तो ये सा मान के चल रहे हैं कि कम से कम 7-8 एकड़ की कोई ऐसी हमें लैंड मिल जाए, जिसमें हम बाकी आने वाले फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि कल को फिर कोर्ट भी चालू होगी, सारी चीज़ होगी, तो उसकी कवायद चालू कर चुके हैं। वो उसकी एसडीएम महोदय जो है, उसकी लैंड ढूँढने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है अगले 1 महीने, डेढ़ महीने में हमारे पास कुछ लैंड की डिटेल्स आ जानी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दावा कर रहे हैं कि जींद के जितने भी गांव हैं, सभी गांव में नल से जल पहुंच गया। तो जिला प्रशासन कौन सा आंकड़ा देता है हरियाणा सरकार को कि ये देखिए, जो टारगेट जींद को दिया गया था, वो 100% ज़्यादा अचीव हो गया, ये तो मैं भी बताता हूँ। नहीं सर, मेरे गांव में हर घर में नल से जल नहीं। वो मेरे देखिए, पड़ोसी जो गाँव मैं में वही कह रहा हूँ, जो टारगेट दिया गया था, वो टारगेट हो गया है। कोई वन ऑफ कोई समस्या है तो देख लेंगे ये उसको। बात शहरों में तो पहुंचा नहीं। शहरों में नहीं पहुंचा। नहीं, देखिए, बहुत सी कॉलोनी ऐसी है, बहुत सी कॉलोनी ऐसी है। नहीं पूरी मेरा इलाका पूरा का पूरा ये रहा आपके सोच के पीछे रास्ता था। नहीं, शहर के लिए देखो, आप जानते हैं जैसे उसका वाटर वर्क्स का, बड़ौदी वाटर वर्क्स का काम चालू हो चुका है। एक क्लस्टर तो एक साइड के गाँवों का तो हमारा काम चालू हो चुका है। पीछे मैंने डिप्टी स्पीकर महोदय से ही बात हो रही थी, दूसरे साइड के जो गाँव के क्लस्टर्स हैं, उनके लिए भी जो एक स्कीम बनानी है, उसके लिए भी हमने कवायद चालू करनी है। तो ये जहाँ तक अगर किसी गाँव में नहीं पहुँचा तो आप मुझे जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार तो 100% कवरेज हो चुकी है, 100% कवरेज है। मान गया, आपकी बात मान के मैं डिनाई नहीं करता, आप मुझे वन ऑफ बता देना, कहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कहीं है तो जिला करवा परिषद की मीटिंग कल हो पाएगी? आपकी मीटिंग हो रही है मेरे साथ आज? आज ये हो रही है तो कल वो भी होगी। सर, साहब जी हमारा क्या मीडिया सेंटर है जी, और उसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। जी। सोफे टूटे पड़े हैं, लैट्रिन का बुरा हाल है। तो हम देश की समस्या उठा रहे हैं, लेकिन हमारे बैठने की 10 साल से उसमें सामान नहीं बदलेगा। देखो, 10 साल से बहुत बुरा हाल है। आप काइंडली इसको समझने की, मैं देखो समझता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मेरे पास, जिला प्रशासन के पास कोई डेडिकेटेड फंड नहीं है, अलग से कोई फंड नहीं है। तो सर हमारे जो मेरी गाड़ी जिसमें मैं चलता हूँ, वो भी कंडम है। तो ये समस्या है, मैं मानता हूँ। हम इसका इलाज जो है, इसका सॉल्यूशन जो है, मिलके ढूँढ सकते हैं। बिल्डिंग भी कंडम लेकिन बिल्डिंग आउटराइटली मेरे पास अभी, लैंडर कभी भी गिर सकता है। हाँ, वैसे क्लियर हो रही है। मैं करा भगवान भरोसे ही है। जितना जो करा सकते हैं मैं देख लेता हूँ, जिस विभाग की जितना करा सकते हैं मैं जरूर करूँगा। मुहाना रोड से जो फ्लाईओवर है, जो बस स्टैंड की तरफ टर्न करता है, उसके जस्ट सामने एक रोड है, कच्चा बाईपास, जो रोहतक रोड की उसकी वाली रोड को टच करता है। गोहाना रोड से, प्रपोजल है, दोबारा बताइए, गोहाना रोड से गोहाना रोड बस स्टैंड के लिए चढ़ गए। रात में हल्के बराबर
वो यूनिवर्सिटी को टच करता है। अच्छा। आउटसाइड चौक पे काफी जाम रहता हाँ, है, हाँ। खासकर हुँ, वन बाय वन। हुँ। कुछ ऐसा सुनने में आया था कि दूस रोड का प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, कुछ ऐसा है? अभी तो मेरे नोटिस में नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। इस रोड का मेरी जानकारी में नहीं। कच्चा साहब जी बाईपास पुराना जो पुराना पहले बस स्टैंड दीवार के हुई पास थी। एक-एक। हाँ जी। साहब जी पुराना बस स्टैंड के पास एक बस स्टॉप बनाया हुआ है। जी। गर्मी मान लो 2 महीने बाद गर्मी आ ही जी, जाएगी। जी। वहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल जी, के जी। छात्र खड़े होते हैं। मतलब वहाँ पे कोई छोटे-छोटे मतलब उनको कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई शौचालय नहीं है। वहाँ पे उनके लिए करा अगर आप देंगे, व्यवस्था बिल्कुल करवाएँ करा तो देंगे। पब्लिक टॉयलेट बनाना एमसी का मैंडेट है, तो ज़रूर करवा देंगे और उसके बाद नहीं पुराना बस स्टैंड के पास इस साइड में वो उस एमसी के अंडर में नहीं आता वो। जैसे बस में चढ़ते हैं सर वो पुराना बस स्टैंड आप गोहाना रोड की बात कर रहे हो ना? भागते-भागते मेन रोड की बात कर रहे हैं। ऑन रोड साइड से। ऑन रोड की बात। टॉयलेट की व्यवस्था है ना? पानी या कोई शैडो नहीं है, गर्मियों में पंखा नहीं है। देखो शैडो नहीं है तो हमारी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पेड़ लगाना भूल गए। जी। पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन हम आपकी दोनों बातें मैंने सुन ली हैं, शैडो और पीने के पानी और टॉयलेट की व्यवस्था ज़रूर करवा देंगे। इसी सब आस्था के नाम पर जगह-जगह अवैध कब्जे हो रहे हैं पूरे झील शहर में अगर आप देखेंगे। और उसके बाद सर उन चौकों को आप सरकार जिला प्रशासन उन चौकों के नाम भी रख देता है, निर्धारित कर देता है और उसके ऊपर सरकारी बजट भी लगता है। क्या प्रशासन निद्रा में है या जागने की स्थिति में है? क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? आप मुझे बताओ कौन से चौक का आप बात कर रहे हैं? चौगानंद माता चौक है जो सरकार द्वारा निर्धारित चौक है, जबकि फुली अवैध कब्जा है वो। आस्था के नाम पर ऐसे अनेकों, ये तो एक उदाहरण दिया सर। आप पटियाला चौक बीटा प्लांट की तरफ आप जाएंगे, वहां भी देवीलाल चौक के उधर भी आस्था के नाम पर, जबकि आस्था के नाम पर अवैध कब्जा करने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ ये इस प्रकार से, क्योंकि एमसी ने प्रोबेबली उनके हाउस में पास होता है, जो भी नाम किसी चौक पर रखा जाता है वो एमसी के हाउस में पास होता है। मैं एक बार दिखवा लेता हूँ, इस प्रकार का कोई अवैध है तो उस पर नियमानुसार जरूर कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आस्था प्रशासन का कोई ना धर्म है, ना जाति है और ना आस्था है। हमारी आस्था है संविधान में और संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। संविधान के तहत जितने कानून बने हैं, जितनी पॉलिसी बनी है, जितने नियम बने हैं, हम उस पर काम करते सर भिवानी रोड है ना? जी। भिवानी रोड वो काफी लंबा है। हैं। भिवानी रोड अंडरपास। जी। हाँ। तो उसके जो बनने का है वो काफी लंबा है, काफी समय ले चुका है, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना। वो बाईपास से घूम के फाटक के उस पार भी जाना। ये हाँ, ये आपने एक 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 महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण मुद्दा है आपने रेज़ किया है। मैंने इसमें अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरा एक मीटिंग करने का, अपनी चेयरमैनशिप में ही कराने का एक मैंने प्लान भी किया हुआ था। पीछे समहाउ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 मीटिंग आ गई थी, उसके चलते मैं अपनी कुछ मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी थी, तो इसको मैं टेक अप कर लेता हूँ एक बार। ये भी समस्या है शहर की, नेक्स्ट उसमें मुद्दा है व्यापारी है ना, सरकार के रेडी के डी होते हैं, टैक्स भी देते हैं और काफी ऋण भी देते हैं, तो वो दुकानदार वहां से पलायन कर चुके हैं क्योंकि बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। नहीं, आपकी बात मैं वो मेरे पास पहले भी आए थे और जी। मैंने कहा था कि जी हम इसको देख लेते हैं, वो देख लेंगे। बिल्कुल खत्म हो हम चुके हैं मार्केट। मैं नहीं चाहूँगा कि प्रशासन की या हमारी किसी भी कारणवश किसी भी व्यापार में बाधा आए। ये देखो कभी भी डिज़ायरेबल नहीं। सर पानी निकासी के जो नाले हैं, उस पर हर साल मोटा बजट खर्च किया जाता है, लेकिन वो फिर भी भरे हुए नजर आते हैं। सफेद रोड पे दो जगह में कवरेज भी की थी, पानी ओवरफ्लो हो गया, ऑन रोड आ रहे हैं, तो वो बजट कहाँ जा रहा है, कुछ ऐसी डिटेल दी जाती है? देखिए ये मुद्दा इंक्वायरी का विषय है ये। अब इसमें मेरे लिए ऑफ हैंड इस प्रकार को कोई कमेंट करना ये मुझे भी शोभा नहीं देता। अगर कोई इस प्रकार का, जैसे आपने सफीदो रोड का आपने नाम लिया, तो उसमें कोई अगर इस प्रकार का, तो जाँच करवा देंगे और जाँच में दूध का दूध, पानी का पानी हो बहुत से जाएगा। नाले ऐसे हैं सर, बजट तो दिखा दिया जाता है, इतना बजट खर्च कर, नाले भरे हुए, पानी जा ही नहीं रहा, तो जा रहे हैं। कोई नहीं, इसमें जाँच करा देते हैं, पता लग जाएगा इसमें। देखो अभी इस प्रकार से यहाँ बैठ के तो मेरे लिए भी थोड़ा बोलना मुश्किल है। जी। हाँ, एज़ ऑफ नाउ अभी तो उसपे कोई ख़ास एक्टिव नहीं हो पाया है, लेकिन उसको भी टेक अप करते हैं, आने वाले समय में उसको टेक अप करेंगे रेलवे से ना। सर एक इशू जुड़ाना तहसीलदार वाला आया था उसमें कोई है क्या? देखिए उसमें ना बेसिकली बात इस प्रकार से है कि एक तहसीलदार जो हमारे जैसे लिंक ऑफिसर होते हैं, हमारे जितने भी ज़िले के स्तर के अधिकारी, उनके सभी के लिंक अफ़सर होते हैं। तो लिंक अफ़सर अगर नहीं है किसी भी कारणवश, तो अगर कोई इमरजेंसी का काम है, तो वो लिंक अफ़सर कर सकता है। मान लीजिए मैं मौजूद नहीं हूँ और डीसी के बिहाफ़ पे कोई काम कर रहा है, तो एडीसी लिंक ऑफिसर वो डेज़िग्नेटेड है। तो उन्होंने जो मेरे संज्ञान में आया कि जींद में, क्योंकि मनोज अलावत जी जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो यहाँ से चले गए थे, तो कार्य के प्रेशर को देखते हुए उन्होंने आके कुछ रजिस्ट्रियाँ की हैं, जिसकी मैंने रिपोर्ट भी ली है। ये मेरे संज्ञान में बात बाद में आई। तो मेरा ये कहना था कि जी अगर स्टेशन पे हूँ, डीसी है, तो आपको परमिशन लेनी चाहिए।
तो उसमें मैंने उनको शो कॉज़ नोटिस दिया हुआ है, उनका जवाब भी आ गया है। उसको मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार की अगर उल्लंघना है, अवहेलना है नियमों की या कोई अगर रजिस्ट्री भी गलत हुई है, तो उसमें ज़रूर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एक लेबर डिपार्टमेंट में सर एएलसी बहुत एक कम। पीछे एक बार सबको मौका मिल इसी से जाए। जुड़ा हुआ मामला है। जी, जो नहीं हमारी मानेंगे। तहसील में पटवारियां बैठते हैं, उनमें एक लिस्ट लगाई जाती है, वह किसी ने नक्शा बनवाना है या वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये और आपने बड़ा ठीक कहा, घपला हो रहा है वहाँ मैं पे। इसको करवा देता हूँ। इसको हम सभी तहसीलों में मैंडेटरी कर देते हैं, सभी तहसीलों में सब लगवा और दूसरा मेरा एक ये है सर, जो ग्रामीण स्तर पर जो सामला तालाब की भूमि है, फिरनी है, उस पर अवैध कब्जे हर रोज होते जा रहे देखिए, हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीछे एक मैं गाँव का नाम मैं भूल रहा हूँ। नहीं, कंडेला नहीं, एक मैं नाम बोल रहा हूँ। वो पीछे एक मुद्दा हमारे सामने आया था जिसमें एक धर्मशाला बना दी गई करसोला। तो करसोला में हमने एक्शन लिया है, सरपंच को सस्पेंड किया है, उस समय के जो जेई थे उनके खिलाफ लिख के भेज दिया है और जो ग्राम सचिव था उसके खिलाफ लिख के भेजा है। प्रशासन तो हमेशा ही कार्रवाई करता है, लेकिन मौके पे अगर इस प्रकार से इस समय कोई गाँव में कोई चीज़ हो रही है और गाँव वालों की सहमति से हो रही है, प्रशासन की नज़र में नहीं आ रही, उसमें हो सकता है कार्रवाई डिले हो जाए, लेकिन कार्रवाई जहाँ हमारे नोटिस में आती है, जहाँ भी होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तालाब का भूमि जो है, जोड़ की जो ज़मीन है, उसका नेचर चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें भले ही पानी ना हो, लेकिन आप उसपे एक ईंट नहीं टिका सकते। तो जो अगर हमारे नोटिस में आता है तो हम ज़रूर कार्रवाई करते हैं। तालाब की भूमि में सर शमशान बनाए जा रहे हैं, जहाँ शमशान की भूमि है उसको निकलवा कर मतलब मैं आपसे देखिए यही कहना चाहूँगा, वन ऑफ केस ये कोई जोड़ा गांव की विशेष बात है। कोई नहीं, आप बता दो, हम उस पे कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई जोड़ा बनेगी गांव ज़रूर में करेंगे। सर तीर्थ की भूमि है, उस पर काफी लोगों ने कब्जा किया हुआ है, ट्रेनिंग कब्जा हुई है, जहाँ क्या नाम शमशान बनने चाहिए वहाँ तो लोग कब्जा किए हुए हैं। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सब्जी कब्जे से मुझे भी एक बात याद आई कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर सरकारी कॉलोनी है और वहाँ पे मतलब 2-3 लोगों ने बकायदा अच्छे से कब्जा किया, उसका कोई समाधान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल समाधान हो सकते हैं, कब्ज़े का मतलब ही अवैध कब्ज़ा है। जी, तो अवैध कब्ज़े का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई, वो मैंने बिल्कुल 3 करेंगे। बार उसकी एप्लीकेशन नगर परिषद दे चुकी हूँ, लेकिन आज तक कोई आप मुझे दे कार्रवाई देना, मैं करवा दूँगा। ठीक है। अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं, अवैध कब्जे में जो कार्रवाई है वो डिले होती है, 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई देखिए मेरे नोटिस में मैंने तो नहीं केस है। कर रखा सर, गली में कब्जा कर रखा है, मैं केस करने वाला हूँ, पंचायत की तरफ से केस डाल रखा है 3 साल से। देखिए, पंचायत केस का तो देखो, अब आप किसी जज साहब से जाके ये कहोगे जी आपने 5 साल क्यों ले लिए? मैं जज साहब से कैसे एसडीएम कहूँगा कोर्ट जी? में चल रहा है। किसी भी कोर्ट में चल रहा है, एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हैसियत से बैठा है ना वहाँ पे। कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार होती है। बाकी हम इस प्रकार के डायरेक्शंस, क्योंकि सरकार की ओर से भी डायरेक्शंस होते हैं टाइम बाउंड मैनर में करो। लेकिन समहाउ कभी जो एसडीएम है वो, जैसे मैं डीसी होने के नाते 2 दिन कोर्ट लेता हूँ। लेकिन अगर कोई विषय इंपॉर्टेंट आ जाए तो मैं कोर्ट नहीं ले पाता, तो कई बार वो मुद्दे खींचते रहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से हो गए 4-5 साल से, तो हम स्पेशल हिदायत जारी कर देंगे। लेकिन एसडीएम साहब की उनकी कोर्ट में इंटरफेयर करना तो देखो ना आपको शोभा देता है ना मुझे शोभा देता है। लेकिन हम समयबद्ध तरीके से कराएंगे। ई ऑफिस का एक प्लान बना था, वो काफी रैपिडली काम होने जी, तो जी, जी। उसमें प्रशासन ने कुछ implement की? हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए ई-ऑफ़िस में क्योंकि पीछे काफ़ी समय से इंक्लूडिंग मेरे टेन्योर में भी ई-ऑफ़िस में ज़्यादा काम हम नहीं कर पाए। ई-ऑफ़िस का बेसिक उद्देश्य है कि जितनी भी फाइलें आपकी आती हैं वो ऑनलाइन आएँगी और ऑनलाइन ही आपको उनको निपटान करना है। पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि ई-ऑफ़िस में काम चालू कर दिया जाए। हमने सभी ने ई-ऑफ़िस चालू कर दिया है, सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं सभी ऑन बोर्ड हो गए हैं और फाइलें जो है मेरे पास ऑनलाइन उसमें डिजिटल फॉर्मेट में आनी चालू हुई। तो आने वाले समय में मेरा उद्देश्य है कि जी 100% हम 100% फाइल्स को ई-ऑफ़िस पे प्रोसेस करें। आप कुछ कह रहे थे? सर पिछले कुछ घंटे पहले जींद में ईडी की रेड हुई। अच्छा, जींद विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एक नेताजी की कंपनी बताई जा रही है। उसके बारे में आपको कुछ संज्ञान में नहीं, मैं समाधान शिविर में था, तो मुझे अभी तो जानकारी नहीं, मैं देख लेता हूँ। एग्जैक्टली क्या सर, है कि एक उनको अपना करोड़ों लोकल रुपए एक की सेकंड, इन्वेस्टमेंट है लोगों जी? की काफी, हाँ, हाँ। जो चर्चाएं हैं। हाँ, हाँ। लोगों ने जमीनें बेच-बेच के कंपनी में पैसा लगाया है और कंपनी के सभी वर्कर फरार हो चुके हैं ताले लगा के ईडी रेड के बाद। तो ये मामला थोड़ा-सा हमें पूछना चाहते हैं सर। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, टेक अप कर लेते हैं, जो हमारी ओर से जो कार्रवाई बनेगी ज़रूर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था सर, आपने शहर के अंदर फ्लाईओवर बने होते हैं। जी। लगभग फ्लाईओवर एक चौक पे हो सकते हैं। हुँ। चाहे जिंदा चौक हो, देवलाल चौक हो, किसी पे ब्रेकर नहीं है, चाहे पटियाला चौक। देखिए, इसमें ना और ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें मैं बार-बार ये कहता आया हूँ कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक्सप्रेसवे का, किसी रोड का, किसी फ्लाईओवर का कार्य ट्रैफ़िक को बाधित करने का नहीं है, उसको सुचारू रूप से चलाने का है। जो इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया जा सकता।
स्पीड कामिंग मेजर्स होते हैं। स्पीड कामिंग मेजर्स का मतलब स्पीड को कम करने के उपाय। तो वो अ, आपके कैट आईज़ भी हो सकती हैं, आपके साइनेजेस भी हो सकते हैं। उस प्रकार की जो भी समस्याएँ हम डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होती है हमारे हर माह और हम यही मुद्दे टेक अप करते हैं। कहीं इस प्रकार की आवश्यकता है, तो हम कैट आईज़ वगैरह वो सब तो ले सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे मैं अलाउ करूँ या हम हमें हमारी किसी की पावर नहीं है कि हम नेशनल हाईवे के ऊपर, किसी स्टेट हाईवे के ऊपर हम स्पीड ब्रेकर बनवा सकें। सर, और ये बंधक शहर का पकड़ो मुद्दा है। अभियान पे सवाल उठे थे। शहर का मुद्दा है। पार्षदों ने भी उठाए, फिर डिप्टी स्पीकर साहब ने भी कहा, इसकी जांच कराएं विजिलेंस। इसकी जाँच कहाँ क्या मैं बता देता हूँ, डिप्टी स्पीकर महोदय ने सीएस को ये चीफ सेक्रेटरी महोदय को इस बारे में विजिलेंस की जाँच कराने के लिए चिट्ठी लिख के भेज दी है और वहाँ से डायरेक्शंस आने ही वाले हैं। जैसे डायरेक्शंस आएँगे क्योंकि विजिलेंस ने अगर जाँच करनी है, तो विजिलेंस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो। वो जो भी जाँच करेंगे, यहाँ जो भी रिकॉर्ड हमें देना होगा, हम ज़रूर प्रोवाइड कराएँगे। तो जिला प्रशासन खासकर आपकी ओर से कोई विशेष जांच नहीं करवाई गई? चलो वो नहीं, क्योंकि देखिए, ज़िला विजिलेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो ज़िला प्रशासन से अलग ही है, डिफरेंट है। तो अब क्योंकि ज़िला प्रशासन के द्वारा जाँच कराई जाए तो हो सकता है आप ही लोग कहें कि जी इसमें पार्टिशनशिप हो गई जी, इसमें इंडिपेंडेंट जाँच नहीं हुई। विजिलेंस पे तो आप सभी को भरोसा है। तो इसलिए क्योंकि बड़ा मुद्दा है, मेरा भी मानना है कि इसमें जाँच होनी चाहिए, इसमें जाँच ज़रूर कराएँ। सर एक रोहतक रोड से और नरवाना रोड में बाईपास निकलना था, हम फाइलों में कहाँ पे रिंग रोड रिंग रोड हाँ, वो मैं हमारी नेशनल हाईवे से बात हुई थी, अभी उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। क्योंकि वो नेशनल हाईवे सीएम अनाउंसमेंट भी थी है, लेकिन क्योंकि वो नेशनल हाईवे ने टेक अप करा था, मैं एनएच की प्रायोरिटी में नहीं है अभी। मेरी पीछे पीडी साहब से बात हुई थी, अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब का जो बयान आया था कि सड़क केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने जो हाँ, हाँ, बिल्कुल किया था, मैंने वीडियो भी देखी है कि माननीय गडकरी जी ने अनाउंस भी किया था कि बाईपास निकलेगा, लेकिन अभी एनएच की प्रायोरिटी में नहीं है। सर एक चीज़ और अभी इस चीज़ मेरे को ध्यान आया, हमारा जो पैरामेडिकल कॉलेज बनना था, उसके लिए जो लैंड हमने तय की थी, वो शायद कुछ कम पड़ गई है ज़्यादा। हुँ, तो उसको लेके कोई नई ज़मीन हम पा सकते हैं? अब मैं भी कुछ बता देता हूँ, आपके सवाल बीच-बीच में आते रहेंगे, मैं भी थोड़ा बताता हूँ। तो बेसिकली ऐसा था जी, आपसे मेरी शायद पहले भी बात हुई थी कुछ साथियों से, जो पीजीआई के लिए एक पैरामेडिकल कॉलेज बनना था। पहले मेरे जॉइन करने से पहले जिमखाना क्लब के पीछे करीब 7 साढ़े 7 एकड़ भूमि है जो एचएसवीपी विभाग की है। तो वो एचएसवीपी विभाग ने वो अपनी भूमि देने के लिए मेडिकल एजुकेशन को एक एलओआई जारी कर दी थी, लेटर ऑफ इंटेंट। लेकिन अब जो मेरे संज्ञान में ये आया है, क्योंकि अभी पीछे कुछ समय पहले ही पत्राचार हुआ कि वो भूमि सफिशिएंट नहीं है। वो इससे ज़्यादा लैंड चाहते हैं, तो शायद 30-40 एकड़ भी हो सकती है। तो उस लैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कवायद चालू कर दी है और इसके साथ-साथ ही जैसे डिप्टी स्पीकर महोदय ने भी ये चाहा है कि यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए जींद शहर में। क्योंकि आप देखते हैं कई नेशनल हाईवे निकल गए हैं और अभी भी लगातार काम चल रहा है और इन नेशनल हाईवेज़ पे आप देखते हैं स्पीड ज़्यादा होती है और एक्सीडेंट होता है तो वो फेटल ही होता है। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि दुर्घटना होती है तो अक्सर किसी न किसी की जान जाने की संभावना बहुत होती है। तो एक ट्रॉमा सेंटर बहुत आवश्यक है, तो वो ट्रॉमा सेंटर भी हम उस 7 साढ़े 7 एकड़ में प्लान कर सकते हैं। जहाँ तक पैरामेडिकल कॉलेज की बात है उसके लिए हमने एक एक नई भूमि आवंटित करने के लिए उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। इसके साथ-साथ ही जींद सफीदो रोड को चौड़ा करने के लिए जो 39 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, वो उससे अधिक भूमि आइडेंटिफ़ाई कर दी गई है। 41 एकड़ भूमि हमने कर ली है। पंचायत ने सभी ने जो रेज़ोल्यूशंस करने थे वो कर दिए हैं। प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। तो इस प्रस्ताव पे कार्रवाई होके तो आपका जींद से जो सफीदो रोड चौड़ा होना है, 4 लेन होना है, उसका भी प्रोसेस हमने इनिशिएट कर दिया है ज़िले के स्तर से। जहाँ देखिए ये क्योंकि पूरा रोड एक समान नहीं है, तो जहाँ आवश्यकता अनुसार लैंड अवेलेबल हो जाती है वहाँ 4 लेन होगा और जहाँ लैंड कम रह जाती है वहाँ पे डिवाइडर नहीं देंगे बीच में। वो जैसा आपने देखा होगा कई रोड इस प्रकार से होते हैं, लेकिन चौड़ा ज़रूर हो जाएगा, आपको सुविधा अच्छी हो जाएगी। डीसी साहब, बिल्डिंगों में लिफ्ट लगी हुई है और कंपनियों ने रिकमेंड किया अधिकारियों को कि वहाँ लिफ्ट ऑपरेटर होना अति आवश्यक है। बहुत से मैंने को एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जब मंत्री तक लिफ्ट में फंस जाते हैं। क्या इस तरफ ध्यान दिया जाएगा प्रशासन की देखिए तरफ से लिफ्ट ऑपरेटर? प्रशासन की ही बात देखिए हम एक नियम के कानून के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर ड्राइवर नहीं है तो मैं प्राइवेट ड्राइवर ले आऊँगा, पॉसिबल है? नहीं है। तो लिफ्ट ऑपरेटर की अगर पोस्ट है, तो लिफ्ट ऑपरेटर रखा जा सकता है और उसकी भी प्रक्रिया है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से किसी को भी रख लूँ, वो रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से किसी को रखा जाएगा, वो ज़रूरी है। अभी एक पीछे रैशनलाइज़ेशन की भी एक प्रक्रिया चालू है, जो एसडीएम कार्यालय और डीसी कार्यालय हो, उसमें रैशनलाइज़ेशन स्टाफ का कैसे होना चाहिए, तो उसमें अपना प्रपोज़ल ये भी देंगे कि जी, जहाँ जिस कार्यालय में डीसी ऑफ़िस में ख़ासकर या किसी और सरकारी कार्यालय में जहाँ लिफ्ट है, वहाँ एक लिफ्ट ऑपरेटर की आवश्यकता ज़रूर है।
तो ये सरकार को आने वाले समय में प्रपोज़ल देने वाले हैं। नए बस स्टैंड के सामने जो सर्विस रोड है जी। उसमें दोनों तरफ से वाहन जाते हैं। तो कई बार जो ये हाँ, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरे लिए जब मैंने जींद में जॉइन किया था एज़ डिप्टी कमिश्नर, ये मेरे लिए प्रायोरिटी का विषय था एक, और इसको हमने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी की मीटिंग में एक मुद्दा ले रखा है, इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पीडी हिसार जो है वो एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट करा रहे हैं। जिस प्रकार से मान लिया आपने अगर जींद से रोहतक जाना है, तो अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो रॉन्ग साइड से चढ़ती हैं हाईवे के ऊपर, उन्हें लेफ्ट चढ़ती हैं जबकि जाना चाहिए राइट। तो वो राइट से, और जब आप आते हो रोहतक से, अगर आपने जींद गोहना रोड उतरना है आपने, तो आप अगेन बस अड्डे के आगे से आप रॉन्ग टर्न लेके आते हो, तो हमने दोनों साइड से एक स्लोप जिससे गाड़ियाँ उतर सके, उसकी एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट चालू कर दी है। ये पीडी साहब ने काम चालू कर दिया है। तब जब तक ये फीजिबिलिटी रिपोर्ट आती है, बनता है रोड, सारी चीज़ होती है, उसमें लगेगा समय। तो हमने एक चीज़ और कर ली है रोड सेफ्टी मीटिंग में डिसाइड के लिए, जैसे ही आप किसी हाईवे के ऊपर आप बस स्टैंड क्रॉस करते हो, हम एक वहाँ पे यू टर्न देने की प्लानिंग कर रहे हैं नियमानुसार। उस यू टर्न से बेनिफिट ये होगा कि जब आप रोहतक से आते हो और आपने गोवाना रोड उतरना है, तो आप सीधा जाके यू टर्न लेके नीचे आ जाओगे, फ्लाईओवर के नीचे से आप राइट टर्न लेके सीधे हाथ पे मुड़ के सीधे आ जाओगे। इसी प्रकार से आपने रोहतक जाना है, तो आप बस अड्डे के आगे से यू टर्न लेके सीधा रोहतक निकलो। तो ये कवायद हमारी चालू हो गई है, और इसमें मेरा मानना है अगले 1 महीने के अंदर-अंदर यू टर्न तो हम चालू कर देंगे। फिज़िबिलिटी रिपोर्ट में तो क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम ये नहीं कर सकते कि जी एक्सीडेंट हो जाए और किसी की जान जाए, ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो ये हमने कवायद हमारी ये चालू हो चुकी है, सर एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप समाधान शिविर लगा रहे हैं, जब भी प्रेस नोट आते हैं उनमें खास बात होती है परिवार पहचान पत्र की समस्याएं बढ़ जा रही है। क्या लगता है वो समस्या बन चुका है परिवार पहचान पत्र? देखिए, लगना और ना लगना, ये सवाल किसी आप अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से पूछे तो अच्छा है। एज़ डीसी होने के नाते तो देखिए मैं ये कहूँगा कि समस्या आ रही है, काफ़ी समस्या है, और कुछ समस्याएँ इस प्रकार की हैं जो ज़िला प्रशासन के स्तर की नहीं है। जैसे फैमिली में कोई किसी मेंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको बताना ही चाहूँगा, एक थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी था ये, कि वो एक हस्बैंड-वाइफ हैं और किसी कारणवश फैमिली आईडी में दोनों साथ हैं और किसी कारणवश दोनों को अनमैरिड दिखाया हुआ है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। भई हस्बैंड-वाइफ है, उनके बच्चे भी हैं, तो वो तो मैरिड ही हुए ना बाय डिफ़ॉल्ट, अनमैरिड दिखाया हुआ है। लेकिन ये क्योंकि उनको अब उनका जो मैरिटल स्टेटस चेंज करना अभी हमारे ज़िले के स्तर पे हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो चूँकि जैसे पीछे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार इस बात को कहा है कि जो कार्य ज़िले के स्तर से नहीं हो सकता, हम उसका एक प्रपोज़ल बना के सरकार के पास भेज दें, सीएस ऑफ़िस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफ़िस। तो इस प्रकार की जो समस्या ज़िले के स्तर पे नहीं हल हो सकती परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड, वो हम ऊपर भेजते हैं और उनका निवारण भी होता है। सर एक और मेजर समस्या जींद से है, प्रॉपर्टी आईडी। जब भी प्रॉपर्टी टैक्स नगर परिषद देती है, 80% शेयर सीएससी दुकानों में चला जाता है सीएससी के पास। तो नगर परिषद कहती है भी ये ऑब्जेक्शन आप सीएससी के पास जाए। गलती है यासी कंपनी की, पब्लिक लाइन में लग रही है। अब पिछले 2-3 सालों से क्यों नहीं सॉल्यूशन निकाल पा रहा प्रशासन? ऐसा नहीं है, देखिए सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, वो हो सकता है कि सॉल्यूशन निकालने की और सॉल्व करने की स्पीड जो है वो थोड़ी धीमी हो। ये पॉसिबिलिटी है। देखिए परिवार पहचान पत्र में भी मेरा ये मानना है, जिस दिन हमने पहला समाधान शिविर लगाया था, उस दिन मुझे लगता है कि शायद 100 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी। आज आप एवरेज आज की कंप्लेंट्स देखो आप। समस्या का निदान हुआ है, समाधान भी हुआ है, लोगों की परेशानी भी कम हुई है, समय लगता है। जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी की बात है, वो मेरी जानकारी नहीं है याशी कंपनी ने सर्वे ठीक किया, गलत किया। लेकिन अब जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, जितनी हमारे संज्ञान में आ गई, मेरे संज्ञान में या फिर एमसी के संज्ञान में, हम उनको नियमानुसार ठीक करें। और बाकी ये थोड़ा बड़े लेवल का विषय है, क्योंकि इसमें यूएलबी डिपार्टमेंट की ओर से भी हमें काफ़ी सारी हेल्प चाहिए होती है। तो जो हमारे स्तर से हो सकता है हम करते हैं, नहीं तो ऊपर भेजते हैं। और इस बारे में भी जितनी लगातार मीटिंग्स होती है, उसमें ये सारी बातें उठाते हैं। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है पोर्टल या फिर ये सारा सिस्टम एक ज़िले का नहीं है, पूरी स्टेट का है। तो इस प्रकार की समस्या पूरी स्टेट में ही है और ये सीएम साहब के संज्ञान में भी है। तो इस पे लगातार काम चल ही रहा है। प्रोसेस नई है, हम जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अपने नुकसान भी हैं कुछ। उन नुकसानों को ध्यान में रखते हुए एक सही सिस्टम, सुदृढ़ सिस्टम एस्टेब्लिश करना। हमें अमेरिका बनना है, तो अमेरिका जैसा सिस्टम भी तो होना चाहिए। उन सिस्टम को ला ये जब अमेरिका ने शायद सिस्टम ये आज से 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले जब चालू किए होंगे, उनके सामने भी समस्याएँ आएँगी। हमारा उद्देश्य हम सभी का ये है कि जी इन सिस्टमों को सुदृढ़ बनाएँ। धीरे-धीरे सुदृढ़ बन भी रहा है। जैसे अब आपने देखा होगा इस प्रकार के साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए। डिजिटल अरेस्ट
कि इस प्रकार के आप केसेस देख रहे होंगे बहुत बढ़ गए। लेकिन अवेयरनेस अब धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अब लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं धीरे-धीरे। तो समस्याएँ हैं, समस्या के साथ-साथ उसका निदान भी होगा। पहले तो नहीं होते थे जब तक ये फ़ोन नहीं थे। तो जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके साथ उसकी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आएँगे। तो हमारा उद्देश्य सभी का मिलके ही होना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी है या फैमिली आईडी है, इसमें लगातार सुधार हो रहा है। लगातार सुधार हो रहा है। नंदीसाला को शिफ्ट करने की कोई योजना है? इस प्रकार से है देखिए कि ये हॉर्टिकल्चर विभाग की ज़मीन है लगभग 22 एकड़ रोड के दोनों साइड। तो इसमें डिप्टी स्पीकर महोदय ने भी चाहा है और एक भारत सरकार की स्कीम भी है। ये इसमें हम चाहते हैं कि जी एक आयुष का बॉटेनिकल गार्डन, नर्सरी कुछ इस प्रकार से शहर वासियों के लिए एक ऐसी सुविधा उपलब्ध हो क्योंकि बीच शहर में कोई पार्क नहीं है। पार्क जो होते हैं ग्रीनरी ये हमारे लंग्स होते हैं किसी शहर के। तो इसको कोशिश हमारी ये है कि जी इसको पूरे को डेवलप किया जाए और लगभग 12 एकड़ में नंदीशाला है। नंदीशाला का उद्देश्य है नंदियों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, खाने-पीने की व्यवस्था करना और उनके घूमने-फिरने के लिए इंतज़ाम करना। वो हम शहर के बाहर किसी पंचायत की जब भूमि में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शहर की भूमि इस्तेमाल की जाए। तो इसका प्रपोज़ल सर्टेनली है। इसको हमने टेक अप कर लिया है। नंदीसाला के शहर में काफ़ी है, दूसरी बात है आवारा पशु रोड पर बहुत हाँ, ज़्यादा है। इसमें देखिए कुछ कमी तो आई है। आप मानते हो? बहुत ज़्यादा कमी है। बंदरों में भी कमी आएगी क्योंकि हमने वो तो जो देखिए जो इंक्वायरी का विषय है वो इंक्वायरी का विषय है। उसमें किसी ने अगर गलत किया तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। लेकिन हम आने वाले समय ये नहीं कह सकते जब बंदरों पे या आवारा पशुओं पे कार्रवाई नहीं करेंगे, तो दोनों चीज़ चल रही हैं। सर कितनी कमी आई है? जो पशु आज भी आवारा फिर रहे हैं सड़कों पर। आप बताओ? उससे ज़्यादा हम हर रोड पे देखते हैं। रात को तो निकलना मुश्किल हो जाता है। 80% तक कमी आएगी। 80% तक कमी आएगी। सर आज भी हम कैथल रोड पे देखते हैं ना, रात को निकलते समय कैथल रोड पे नगूरा में जमा आतंक रहता है। देखो वो एमसी से बाहर की बात है। ये देखो आवारा पशु तो हर सड़कों पे है सर, हर ग्राम। नहीं देखो वो तो आपकी बात ठीक है, आवारा पशु तो सब जगह है, लेकिन एमसी तो अपने कार्य क्षेत्र में काम करेगा ना। और हमारे पास ये गौशाला और नंदीशाला जो भी है ना, हमारे कई सारे इश्यूज और भी होते हैं इनके साथ में। खाने-पीने की चारे की व्यवस्था आप किसी गौशाला में 3000 पशुओं की व्यवस्था हम कर सकते हैं। उसमें 4000 ठूस दोगे तो अब उनकी तो जीना दूभर हो जाएगा। इस पे भी कार्य हमारा चल रहा है और हमारा ये जो बीड़ के पास एक आपने देखा होगा ये श्री कृष्ण गौशाला है, उसको भी एक्सपैंड करने की और उसमें और पशु और जितने भी हमारे गऊ हैं, उनको भेजने की हमारी कवायद चालू है। लगभग मेरा मानना है जो जैसा आप सभी ने कहा 80% मैं कहता हूँ चलो फिर भी आप इसको 60% 70% कहो, कमी ज़रूर आई है। बंदरों में काफी वो है। बंदरों में रोष है। बंदरों को लेकर रोष हो सकता है। बंदरों को लेकर रोष है। 70% हो सकता है आप अच्छा एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप शहर के निवासी हो अधिकतर, लगभग कितने बंदर होंगे? लगभग एक वाइल्ड सा आइडिया। अगले महीने ये करेंगे। अगले प्रश्नों में वो ये बताते थे हमने इतने परसेंट कर लिया, इतने परसेंट नहीं कर पाए। तो जिन कारणों से नहीं वो मंत्री देर से पहले एक डीसी तो उनके समय मिली, उनसे पहले एक डीसी तो उनके नहीं मिले, हर महीने मिले। और इसी प्रकार से शहर के समाज के और बाकी प्रशासन से संबंधित आपके कोई सवाल है? सर आप दो विषय है जो स्कूलों के अलावा वहाँ पे तमाम प्रकार की सुविधाएं। मेरा सवाल ये है कि इन शहर के कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी निर्धारित की है, जिसमें डीसी की अध्यक्षता तरीके फॉर्मल तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहा है, उसमें सुविधाओं का अभाव है, लेकिन एक मैकेनिज्म लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से ही देखा है। उसकी कमेटी का मीटिंग जल्दी ही करेंगे। उस कमेटी को एक्टिवेट करके या फिर किसी और सुविधाओं का अभाव के चलते किसी बच्चे का भविष्य बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो देखिए मैं आपको कुछ नाम भी लेना रोड पे अगर आप यहाँ सफीदो रोड को उतर के आप अगर टूवर्ड्स आप पिलूखेड़ा जाते हो तो आपको दोनों साइड दिखता है अवैध कंस्ट्रक्शन। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।